नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम ने जिला औरैया की दिव्यापुर विधानसभा 203 के सपा की प्रत्याशी पल्लवी पाल से की खास मुलाकात। दिव्यापुर विधानसभा के हजारों लोगों ने सपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। 3 बार विधायक रहे इंद्रपाल सिंह की पुत्री पल्लवी पाल अब आ रही हैं चुनावी मैदान में, जो कि सपा पार्टी से संभावित प्रत्याशी हैं। पल्लवी पाल ने बताया कि इस बार 2012 से 2017 के बीच में सपा के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर जाएंगे जनता के बीच। पल्लवी पाल ने यह बताया कि इस बार सिर्फ छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन होगा, किसी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2022 का विधानसभा चुनाव। इस बार पार्टी में महिलाओं की भी हिस्सेदारी होगी। सपा के घोषणा पत्र में अगर सपा की सरकार बनती है तो सबसे पहले 20 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। किसानों को सिंचाई व बिजली मुफ्त दी जाएगी। देखिए औरैया से संपादक गौरव यादव के साथ रोहित मोहित की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं गौरव यादव। आज मैं हूं औरैया में, औरैया की विधानसभा दिव्यापुर 203। हमारे साथ बात करने के लिए आज ऐसी शख्सियत है जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पूर्व विधायक इंद्रपाल सिंह जी की पुत्री पल्लवी पाल जी। आइए उनसे जानने का प्रयास करता हूं। चूंकि पल्लवी जी 203 विधानसभा दिव्यापुर से संभावित प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, और ऐसी आशा है, उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पल्लवी जी को मौका देगी, और उसी के साथ साथ दिव्यापुर विधानसभा की जनता भी अपना आशीर्वाद देने का काम करेगी। पल्लवी जी से जानने का प्रयास करता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी ने आपको मौका दिया दिव्यापुर विधानसभा 203 से, तो कौन कौन से मुद्दों को लेकर, चाहे वो गरीबों को हो, किसानों के हो, नौजवानों को हो, कौन कौन से मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच जाएंगी? इस बार समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? पल्लवी जी किस तरीके से अपनी तैयारी कर रही हैं? उनसे बात करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार गौरव जी। पल्लवी जी, समाजवादी पार्टी की आप संभावित प्रत्याशी हैं आने वाले विधानसभा 2022 में। अगर पार्टी ने आपको मौका दिया तो क्या एजेंडा है इस बार आपका दिव्यापुर विधानसभा की जनता? इस बार सिर्फ दिव्यापुर विधानसभा के ही एजेंडा नहीं है। मैं तो मानती हूँ कि समस्त उत्तर प्रदेश में एक जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो है किसानों के लिए। आप पिछले 4.5 या अब तो कंप्लीट होने जा रही है 5 साल की सरकार में, अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ है, कोई सबसे ज़्यादा परेशान रहा है, तो वो हमारे अन्नदाता किसान भाई लोग हैं। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा बन के आएगा वो है किसानों पे हुए अत्याचार। सेकंड जो मुद्दा बनेगा वो हमारे बेरोजगार, जो हमारे नवयुवक हैं, उनको जो बेरोजगारी को वो झेल रहे हैं। जिस उम्मीद से उन्होंने पिछली सरकार को सपोर्ट किया था कि शायद पिछले 5 सालों में उन्हें एक अच्छा, वो पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं, टूट चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। और बहुत सारे बेरोजगार तो अब बहुत गलत रास्ते पर जाने को भी तैयार हैं। मैं उन शब्दों का उपयोग यहाँ नहीं करूँगी, लेकिन ये 2 ही सबसे बड़े मुद्दे हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं मुद्दे गिनाना बैठूंगी तो शायद आपका इंटरव्यू बहुत लेट हो जाएगा। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, महिलाओं पे हो रहा अत्याचार बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मेन मुद्दे जो हैं वो किसान भाई हैं, बेरोजगार लोग हैं, महंगाई, क्योंकि घर घर में महंगाई। क्योंकि आप बात करते हो कि आय दोगुनी कर दी है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, क्योंकि 5 साल में एक इकोनॉमिक रूप से भी कहा जाए तो पैसा डबल हो जाता है। लेकिन जो व्यय 4 गुना हो गया उसकी बात कौन करेगा, है ना? इसलिए हम जनता को इन सब मेरे समझाने से पहले जनता पूरी तरीके से मूड खुद बना चुकी है। मैं जहाँ पर भी जिस गांव में उतरती हूँ, लोग पहले से ही जब गाड़ी पे लगा झंडा देख के वो इतने खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं बहन जी अब आपकी ही सरकार आने वाली है। तो हम पल्लवी लोगों जी, को मौका नहीं मिलता। पल्लवी जी, कहीं ना कहीं जैसे आप किसानों की बात कर रहे हो, वर्तमान की नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार 3 कानून लाई थी किसानों के हित में, जैसा कि उनका कहना था और मानना था। बट कहीं ना कहीं पिछले 13-14 महीने किसानों ने आंदोलन किया दिल्ली बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर पे, यूपी बॉर्डर पे, और 700 से ज्यादा किसानों की शहादत, यानी कि उनकी जान चली गई। उसके बाद सरकार ने कानून वापस ले लिए।
अ, अब कानून लाते समय और वापस लेते समय दोनों ही समय उन्होंने जनता का कोई ख्याल नहीं रखा। मैं इसलिए इस बिल का पहले भी विरोध करती थी और इनके वापस लेने का जो तरीका है वो हिटलरगिरी वाला तरीका है। तो मेरा ये मानना है कि जब आप किसानों के लिए बिल लेके आए और आप ये बात बताइए, जो भारत है वो किसान प्रधान देश है और किसान प्रधान देश में जहां बहुसंख्यक में किसान भाई लोग हैं, अगर वहां पर किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी तो इससे ज्यादा गलत बात। और बिल लेके आए तब उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, आप अपने हिटलरगिरी से बिल को लेके चले आए, बहुत विरोध किया और आप देखिए 700 किसानों की मौत। और आपने आज जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, ये किसान बिल कभी वापस नहीं लेते क्योंकि अब इनके पास ना तो कोई मुद्दा बचा है, ना ये हिंदू मुस्लिम पे अब हमें बांट पाएंगे, ना ये पाकिस्तान के मुद्दे पर हमें बांट पाएंगे, तब इन्होंने ये चाल चली है और अब इन्होंने इस बिल को वापस ले लिया है। तो आपका कहने का मतलब है कि पंजाब में चुनाव है, यूपी में चुनाव, उसके साथ साथ 5 राज्यों में चुनाव बिल्कुल है। बिल्कुल। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इसको अपने पक्ष में मुद्दा बनाने के लिए इन्होंने इस बिल को वापस लिया है और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये आने वाले समय में इसको दोबारा से लेके आ जाएंगे। नहीं, ये आरोप आपने लगाया, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के 1-2 कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों ने भी कहा है कि बिल तो आते और जाते रहते हैं। नहीं, अब आप ये बताइए, जब उनके घर के ही लोग कह रहे हैं कि बिल आते और जाते रहते हैं, तो फिर अब इसमें अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है भाई साहब, पूरी तरीके से जनता इनको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी हुई है। और ना इस समय कास्ट कोई काम आ रही है, राजनीति में कास्ट को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है, लेकिन मैं अब जिस तरीके से क्षेत्र में घूमती हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि इस समय एक ग्रुप किसानों का है, एक ग्रुप बेरोजगारों का है, एक ग्रुप हमारी आम महिलाओं का है जो महंगाई से मार खा रही हैं और यही लोग इनको इस बार सत्ता से बाहर निकालने का काम करेंगे। इस बार समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है और ये आज कमर नहीं कसी है, पिछले 2-2.5 साल से कमर कसे हुए है। उसका जो असर है वो आपको हमारी जो यात्रा भैया लेके चल रहे हैं, समाजवादी विजय यात्रा लेके चल रहे हैं, उसमें जो जनसैलाब उमड़ के आपको दिखाई पड़ रहा है, सिर दिखाई पड़ते हैं और कुछ नहीं दिखाई पड़ता, तो वो आप ये मान के चलिए वो स्वेच्छा से आई हुई भीड़ है, क्योंकि इतने इंसान रात-रात भर उनके लिए खड़ा हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि हमारी तो तैयारी पूरी हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव में जो बटन दबाने का काम है, वो साइकिल पे बटन दबाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि साइकिल पे बटन दब के इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। पल्लवी जी, पिछले हफ्ते प्रदेश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर में थे। जी आपके पास भी लाल गमछा है। जी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता नेता हैं लाल टोपी लगाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा ये लाल टोपी रेड अलर्ट है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हो समझो उसमें कोई ना कोई गुंडा बैठा हुआ है। अब ये उनकी अपनी मानसिकता है और अगर हम भी उनके जैसा सोचने लगेंगे तो हो सकता है ढेर सारे आरोप हम उनके ऊपर लगा दें कि जिस गाड़ी में बीजेपी का झंडा है उसमें गुंडा है ना। तो ये तो सिर्फ आरोप लगाने वाली बात है, वो हमसे डरे हुए हैं। आप ये बात बताइए, आप इतनी बड़ी सभा करने आए, हमने उस सभा की वीडियो देखे, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं और पीछे पीछे सीटें खाली पड़ी हैं, लोग उनको सुनना नहीं चाह रहे हैं और लोग चलते चले जा रहे हैं। 3-4 घंटे की मीटिंग उनकी नहीं सही से हो पा रही है और हमारे यहाँ रात रात भर के लोग पूरी रात सुबह 4 बजे तक यात्राएं चल रही हैं और लोग अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री जी वहां पे योजनाओं का वो करने आए थे, उनको क्या जरूरत थी? लाल टोपी से वो डर चुके हैं और लाल टोपी लाल आगाज है। आप बात करते हैं कि लाल टोपी गुंडों की होती है, ये चीज कहाँ लिखा हुआ है? आप बताइए मुझे, कहीं पे इस चीज का कहीं दिया गया हो कि लाल टोपी गुंडों की होती है? ये हमारी आज एक पहचान बन चुकी है और ये हमारी पहचान से डर रहे हैं। इसलिए नहीं तो प्रधानमंत्री को मुझे नहीं लगता कि उनको कोई आवश्यकता थी कि वो लाल टोपी पे किसी तरीके का कोई कमेंट करते, क्योंकि वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उनके मुंह से इतनी छोटी बातें मुझे के ऊपर है कि उनको कैसा लगता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अखिलेश यादव जी ने एक आरोप लगाया, जो उनकी मीटिंग थी, जैसे सरकारी बसों का इस्तेमाल करा जा रहा, सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल करा जा रहा। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अखिलेश यादव जी की, उन्होंने कहा कि ये सरकारी खर्चे पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सरकारी खर्चे का, खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस बात में मुझे कतई संदेह नहीं है, भैया ने एकदम सही बोला।
इस समय जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं उसमें पहुंचने वाले लोग ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, उसके सदस्य, आशाएं बहनें, जितने भी सरकारी लोग हैं, चाहे वो संविदा पे लगे हुए, उनको फोर्सफुली मीटिंगों में पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, सरकार है तो नो डाउट अफसर भी सरकार की बात करते हैं, तो उनके बसों की बात कर लो, उनकी ही सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जबकि इस सरकारी पैसे को इस समय, जब हमने पिछला साल कोरोना में हमारे लोगों ने कितने लोग एक्सपायर हुए हैं, अगर इस पैसे को हम कोरोना परिवार को मदद कर सकते, हम उन घरों में से किसी एक को निकाल के चाहे संविदा पे कहीं लगा सकते, अगर हम इस तरीके की चीज़ें करते तो शायद इनको ज़्यादा अच्छे से लोग पसंद करते और इनको फ़ायदा होता है। लेकिन आप अपनी मीटिंग में भीड़ करने के लिए इन सब चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं और उसके बावजूद भीड़ नहीं हो पा रही है। तो आप समझ लीजिए ना कि जनता बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। विधानसभा 203 दिव्यापुर की जनता ने, उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने अगर आपको मौका दिया, क्या एजेंडा और विकास को लेकर किन मुद्दों पे आप काम करेंगे भविष्य में अगर आपको मौका मिला तो? अगर मुझे मौका मिलता है तो एक ही सबसे ज़्यादा एजेंडा रहेगा विकास। चाहे वो विकास सड़कों का नवीनीकरण हो, चाहे वो विकास के रूप में आप महिलाओं की सुरक्षा हो। अच्छा, मैं तो विकास मतलब अगर मैं आने वाली विधानसभा में प्रतिनिधि बन के जाती हूँ, तो मेरा पहला मकसद तो ये रहा हो चाहे ना दिया हो, क्योंकि 100% लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन मैं जनप्रतिनिधि सबको बन के दिखाऊँगी। मेरे लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखेंगी। अगर मेरी क्षेत्र की जनता मेरे पास आएगी, मुझसे मदद मांगेगी, हर संभव मदद मैं उनके लिए मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, मेरे फादर भी 3 बार एमएलए रह चुके हैं और मैं राजनीतिक परिवेश में पली बड़ी हूँ और मैंने देखा है कि रात के 12 बजे भी उन्होंने दरवाज़ा खोल के लोगों की मदद की है। तो जनता इस बात को अच्छे से जानती है। बाकी एक सुरक्षा मेरे लिए बहुत क्योंकि मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते एक असुरक्षा की भावना कहीं न कहीं मैंने भी महसूस की है। तो मेरा एक ये रहेगा कि अपनी मेरी विधानसभा में लोग सुरक्षित महसूस करें और बहुत अच्छे से लोग चलें और रोज़गार की ओर रोज़गार पूरक बातें करें। हम सिर्फ़ चुनाव के समय आके सिर्फ़ रोज़गार की बातें ना करें। अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं जो नौजवान हैं उनको इस तरीके का संदेश दे पाऊँ, उनको इस तरीके की बातें बता पाऊँ या उन तक इस तरीके के वो लेके आ पाऊँ, जिससे वो रोज़गार में लग सके। पल्लवी जी, 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश की है। पिछले कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर हम अपना संगठन ठीक रख पाए, जैसा हमारा पहले था, तो पिछले चुनाव में 325 मिली थी, इस बार 350। उससे जस्ट इधर अखिलेश जी कहते हैं इस बार 400 सीटें हमारी आ रही हैं। तो 403 विधानसभा सीटें हैं, 400 दोनों लोग ला रहे हैं, क्या रहेगा कुछ? सरकार तो इस बार समाजवादी पार्टी की ही बनेगी। अब चाहे 400 सीटों से बने, चाहे 350 सीटों से बने, लेकिन ये गारंटेड है कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में आ रही है। इसमें मुझे 1% संदेह नहीं है। एक चीज और आपसे, 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, विफल हुए आप। 19 में मायावती जी के साथ गठबंधन करा, फिर विफल हो गए। इस बार छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन हो रहा है, क्या रहेगा, क्या उम्मीद है? क्योंकि वो तो वक्त बताएगा कि ये उनके पास चाइनीज़ बल्बों की झालर होगी, हमारे पास इंडियन बल्ब हैं और इंडियन बल्ब कभी फ्यूज नहीं होते हैं। तो हमारी झालर चमकेगी, रंग बिरंगी है, लाल हरी नीली पीली है और हमारी झालर इस बार चमकेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, कोई फ्यूज नहीं है और सबका अपने अपने गढ़ में। अब आप जयंत जी की बात करिए, उनका अपने गढ़ में वर्चस्व है। आप इधर राजभर जी की बात करिए, उनका अपना उनका पीला रंग और हमारे लाल रंग के साथ मिलके इतना सुंदर लगता है, लाल पीला दिखाई पड़ता है मीटिंगों में। तो मुझे तो ये सब चीजें देख के खुशी होती है। अखिलेश जी ने यह भी कहा है कि एक मंच से मैंने सुना था, मैं भी वहां मौजूद था, कि आज ये लाल और पीला इकट्ठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई लखनऊ में लाल हो रहा होगा तो कोई दिल्ली में पीला हो रहा होगा। बिल्कुल हुआ होगा। उनकी जो सोच है और ये बात सच्चाई है, जब आप अपने विरोधियों को मजबूत होते देखते हो और चाहे वो लाल पीले हुए हों, लेकिन ये एक मानव का स्वभाव होता है कि अगर आप किसी को मजबूत होते हुए देखते हो तो आप लाल पीले हो ही जाते हो। क्योंकि सरकार में कौन नहीं आना चाहता, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। बसपा आज थोड़ी कमजोर है, लेकिन फिर भी क्या वो सपने नहीं देख रही होगी? वो भी उनके मन में भी कहीं से होगा। तो कोई अपने आप को कमजोर नहीं समझता है। वो तो जनता के हाथ में होता है कि वो किसको चाहती है।
और जनता इस बार पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है। पल्लवी जी, ऐसा भी हो सकता है जैसे कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी करा कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे। दिव्यापुर से अगर कोई महिला ही आपके सामने आ गई, फिर कैसा रहेगा मुकाबला? मुझे कोई दिक्कत नहीं, जब 2 पुरुष या 3 पुरुष लगातार एक सीट पे चुनाव लड़के उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मैं तो कहती हूँ भगवान करे सारी पार्टियों से महिलाएं आ जाएं, मुझे इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, बात महिलाओं और पुरुष वाली नहीं है। चुनाव जो होता है वो मुद्दों पे होता है। चुनाव जो होता है जनता के विश्वास पे होता है, जनता किस पर विश्वास कर रही है। और बहुत अच्छी बात है, प्रियंका जी ने कहा 40%, हमारी पार्टी भी महिलाओं को आगे लाएगी, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि उनको भी मालूम है, प्रियंका जी को, कि उनकी सरकार नहीं आ रही है। जब किसी की सरकार नहीं आ रही होती है तो वो अपने एजेंडों में कुछ भी कह सकते हैं। वो स्कूटी भी दे सकती हैं, वो हवाई जहाज भी दे सकती हैं, लेकिन हम समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही, हम नहीं चाहते कि हम ऐसे वादे करें जो कल को कोई ये कहे कि आपने अपने वादे पूरे नहीं किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे वादे होंगे। जिन चीज़ों पे हम पहले काम कर चुके हैं, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे आपके कन्याधन हो, चाहे आपकी साइकिल हो, चाहे विधवा पेंशन हो, इस बार पेंशन भी हमारी बढ़ के आ रही है। तो भैया ने बोल दिया है कि 1,500 रुपये पर मंथ की पेंशन आएगी, और अन्य तरीके की अच्छे, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो पढ़े लिखे हैं, तो उनकी जो पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ है वो उनके कामों में दिखाई देती है, और आने वाले समय में भी वो दिखाई पड़ेगी। और उसका जो असर है वो जनता के बीच में जाएगा और वो उसका लाभ उठाएंगे। पल्लवी जी, इफ़ यू डोंट माइंड, आपकी हेयर स्टाइल बिल्कुल प्रियंका गांधी जी से मैच करती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रियंका जी को आपकी तरफ लेके गया। दिसंबर की विदाई है, नव वर्ष का आगमन है, क्या शुभकामनाएं हैं विधानसभा दिव्यापुर के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? आने वाला 2022 आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता लेके आए, स्वास्थ्यवर्धक हो, क्योंकि पिछले 2 साल में हमने कोरोना की मार झेली है और डेंगू भी है। आप लोग स्वच्छ रहें और सुरक्षित रहें, फुल कपड़े पहने। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि जनता हमारी बहुत मासूम होती है। हम तो राजनेता लोग हैं, हमारे लिए ये कानून, चुनाव और ये सब मुद्दे होते हैं। हमारी जनता बहुत मासूम है। हम बस यही चाहते हैं आपका आने वाला साल बहुत अच्छे से गुजरे, और जो पिछले 2 साल में आपने जो चीज़ें खोई हैं उनको मैं आपको सुधार पा सकें, महंगाई कम हो, आपके बच्चों की नौकरियां लगें, आपका जो अनाज का बोरा जो झोले में बनाओ के साथ 2022 की मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ ही दिव्यापुर विधानसभा 203 से संभावित प्रत्याशी पल्लवी पाल जी। सबसे अच्छी बात कि पल्लवी जी शिक्षित हैं, और शिक्षित होने के साथ साथ सरकार की विफलताओं और योजनाओं से भली भांति परिचित भी हैं। हमें आशा है, उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी मौका देगी, और उसके साथ साथ विधानसभा 203 दिव्यापुर की जनता भी अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। न्यूज़ 24 की तरफ से पल्लवी जी को, विधानसभा की जनता को, जिला औरैया की जनता को आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।